नमस्कार, आदाब। द वायर पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रचलित फिल्म और पूरी देश और दुनिया भर में जिस तरह की गहमा गहमी चल रही है इस फिल्म पर और वाद विवाद चल रहा है, ध्रुवीकरण की राजनीति भी दिख रही है, उस फिल्म पर आज हम चर्चा करेंगे, द कश्मीर फाइल्स पर। मेरे साथ इस खास कॉन्वर्सेशन में एक ऐसे मेहमान जुड़ गए हैं जिन्हें किसी भी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये लेखक हैं, कवि हैं, एक हिस्टोरियन की तरह भी लोग इनकी रिसर्च को देखते हैं, उसको जरूर अपने रिसर्च में और पॉलिटिक्स को समझने के लिए अक्सर रेफर किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ अशोक कुमार पांडे जी की। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस ब्रॉडकास्ट पे हमारे साथ जुड़े। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने लगातार रिसर्च की है कश्मीर पर और वो अन्य माध्यमों की तरफ से लगातार दिखाते रहते हैं कश्मीर की हकीकत और हिस्टोरिकली उसको ट्रेस करते आए हैं। खासतौर से जो उनकी किताब है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ये किताब है उनकी जो लगातार लोग रिसोर्स मटेरियल की तरह यूज करते आए हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को, एक्सोडस को समझने के लिए। तो इतना एक्सटेंसिव उनका रिसर्च रहा है। आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो कश्मीर फाइल्स फिल्म को समझ रहे हैं और उसके साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक माहौल नजर आ रहा है, तकरीबन एक हफ्ता हुआ है कि एक फिल्म जो है वो रिलीज होती है और उसके बाद थिएटर्स के अंदर, थिएटर्स के बाहर नारे लगाए जाते हैं। एक नैरेटिव उभरता हुआ दिखता है कि फिल्म से जुड़ा हुआ कि एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट नजर आ रहा है जरूर। तो फिल्म में काफी ऐसी चीजें हैं, आपने भी फिल्म देखी है, तो दर्शकों को आप समझा पाए कि किस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमें नजर आ रहा है फिल्म में और किस हद तक उस रिप्रेजेंटेशन में एक सच्चाई है। देखिए, कश्मीर फाइल्स जिस तरह से आई, जिस तरह से उसका सत्ता के लोग प्रचार कर रहे हैं, मोदी जी के साथ तस्वीर आई पहले, फिर देखा आपने अमित शाह साहब के साथ तस्वीर आई, अब तो संघ प्रमुख के साथ भी, मोहन भागवत के साथ भी तस्वीर आ गई है। तो वो फिल्म बहुत साफ समझ में आ रहा है और जिस तरह का बिहेवियर अनुपम खेर या फिर उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, उनका हमने सोशल मीडिया पे लगातार देखा है, तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि ये एक एजेंडा के तहत बनाई। इस फिल्म में एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है कि झूठ दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं होता है जितना सच छुपाना। तो फिल्म बनाने वाले जानते हैं कि गुनाह अजीम है वो, और उस गुनाह को बहुत जानते, बूझते और बड़े प्यार से करते हैं। एक बात तो ये कि इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि 90 का दशक हर कश्मीरी के लिए भयानक था और कश्मीरी पंडितों के लिए खास तौर पे बहुत भयानक था। इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता है कि 1500 बरस से जिस धरती पर वो रह रहे थे, उस धरती को छोड़ना जिस तरह से उनको पड़ा, जिस तरह से बाहर आना पड़ा, कैंपों में रहना पड़ा, अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ी, वो अपने आप में आजाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। लेकिन उसका इस्तेमाल फिर वैसा ही माहौल क्रिएट करने में किया जाए अगर, जिससे अल्पसंख्यक जो है, उस अल्पसंख्यक को असुरक्षा का भाव महसूस हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कश्मीरी पंडितों का कोई लाभ तो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर एक बदला लेने वाली मानसिकता भरी जा रही है। लोगों के अंदर एक ऐसा, जो काम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बरसों से कर रही थी, उसको आप कह सकते हैं उसका मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। कितने कश्मीरी पंडित मरे तो उसकी संख्या बढ़ा के अब हजारों में कर दी गई, 6000 कर दी गई। पनुन कश्मीर जो विस्थापित कश्मीरियों का संगठन है, और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो स्थानीय, जो भी कश्मीर में रह रहे हैं, उनका जो संगठन है, उन दोनों ने जो संख्याएं दी हैं, उनसे कई कई गुना बड़ी संख्याएं अब इसकी बताई जा रही हैं कि लोग वहां मारे गए। आप इस बात का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं कि वो जो माहौल खराब हुआ था कैसे शुरू हुआ। आप इस बात को बता ही नहीं रहे हैं कि इस पूरे माहौल में सबसे पहले जिसकी हत्या हुई वो एक मुस्लिम थे, मोहम्मद यूसुफ हलवाई। सबसे पहले जिस ऑफिसर पे आक्रमण हुआ वो एक मुस्लिम थे, वटाली साहब। आप इस बात को समझा ही नहीं पा रहे, इस बात को समझना और समझाना ही नहीं चाहते हैं कि एंटी इंडिया जिस तरह से वहां माहौल बना था, उसमें पंडितों और मुसलमानों दोनों में से उनकी पे हत्या हुई शुरुआती दौर में, जो प्रो इंडिया दिख रहे थे। बाद में जाहिर तौर पर उसमें कुछ कम्युनल एलिमेंट, कुछ गुंडा एलिमेंट्स घुस गए और उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन इसको जेनोसाइड कहना, इस तरह की बात करना, इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना और जानबूझ के आरएसएस द्वारा, बाकी लोगों द्वारा इस फिल्म का प्रचार करना, उसमें नारे लगवाना और ये सारा कुछ करना,
तो ये बहुत साफ समझ में आता है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश में बहुत दिनों से चल रही है, उसको और ज्यादा मजबूत करने के लिए नफरत की आग में घी डाला गया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है कि एग्जोडस को, जो ये पलायन था और मिलिटेंसी का माहौल था, उसे एक तरफा रिप्रेजेंटेशन, एक तरफा कलर दिया गया है। तो अगर कुछ फैक्ट्स हम अगर देखें, उस पर आप रोशनी डालें कि उस समय की स्थिति क्या थी और जो पलायन का जिक्र किया गया है वो किन सर्कमस्टांसेस में हुआ और उसे किस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है, क्या वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन है? तो कुछ तथ्यों पर आप रोशनी डालें। देखिए, जैसा कि उस फिल्म में ही एक डायलॉग में अनुपम खेर ने कहा है कि हम 2% थे, हालांकि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो ये था कि 3.96% के आसपास कश्मीरी पंडित वहां पे थे। तो ये एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब एंटी इंडिया पूरा मूवमेंट शुरू हुआ 1986 के इलेक्शन के बाद, एक बार फिर से फ्यूल मिलने लगा और हमारा इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल्योर था। पता नहीं क्यों कभी जांच नहीं हुई कि इंटेलिजेंस ऐसा क्यों फेल्योर था कि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। श्रीनगर के अंदर बसें लगती थी, पिंडी पिंडी रावलपिंडी का नारा लगता था और बच्चों को भर भर के वो पाकिस्तान ले जाते थे, वहां आम की ट्रेनिंग देते थे खुलेआम। सीमा एकदम ऐसी हमारी हो गई थी, जो सीमा से पाकिस्तान से लोग आते थे जाते थे, सारा कुछ हो रहा था। हमारा इंटेलिजेंस कहाँ था पता नहीं। तो ऐसे दौर में जब बंदूकें आ गई घाटी में, तो सबसे पहले उन लोगों की हत्या शुरू हुई जो प्रो इंडिया कहे जाते थे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके उस समय गवर्नमेंट थे, जिसको माना जाता था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला एक संगठन है, एक पार्टी है, वो जिसको अभी भी माना जाता है, भारत का झंडा उठाने वाला कहा जाता है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स की बड़े पैमाने पर हत्या हुई। जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही थी उसमें मैंने बाकायदा नाम ढेर सारे दिए हुए हैं कि किस तरह से मोहम्मद यूसुफ हलवाई के बाद एनसी के कई एक्स मिनिस्टर्स को मारा गया, एक्स विधायकों को मारा गया। 80 साल के मौलाना मौदूदी थे, जिन्होंने क्या किया था कि जब वो मोहम्मद साहब के बाल वाला विवाद हुआ था, तो उस समय उस बाल की उन्होंने पहचान की थी। उस अपराध में 80 साल के उस मौलाना की हत्या हो गई। गुजरों के एक बड़े नेता थे, उनकी हत्या हो गई। आप ये देखेंगे जिस अल शफा अखबार का जिक्र है, उसके संपादक शाबान वकील जो थे, उनकी हत्या हो गई। तो लगातार हत्याएं शुरू हुई और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, रेडियो में थे, दूरदर्शन में थे, उनमें जो कश्मीरी पंडित लोग थे, जैसे लासा कौल साहब की हत्या हुई और टीकालाल टपलू जो आरएसएस के मेंबर थे और बीजेपी के वहां बड़े नेता थे, उनकी हत्या हुई। तो शुरुआत में यह हत्या हुई। लेकिन मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जो होती है, उसकी फियर साइकोसिस बिल्कुल निराधार नहीं। उस समय इतना दिमाग नहीं होता है कि आप सोचे कि कश्मीरी पंडित होने की वजह से नहीं, इंडियन प्रो इंडिया होने की वजह से मारा गया। उस समय इतना दिमाग नहीं होता है कि मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, हम भी मारे जा रहे हैं। वो फियर साइकोसिस निश्चित रूप से आपको महसूस कराती है कि एज अ कम्युनिटी पंडित जो है वो उन पर अटैक हो रहा है। और ये भी सच्चाई है कि एक टाइम के बाद, खासतौर पर जब हिजबुल एक्टिव हो गया या उसके गुंडा तत्व तो उसमें बहुत सारे आ गए, बिट्टा कराटे जिसका जिक्र आया, इस तरह के लोग आ गए, तो उन्होंने पंडितों को टारगेट भी किया। और जैसा उनका मानना है, क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के संजय टिक्कू बताते हैं, मेरा भी मानना है कि 600-650 कश्मीरी पंडितों की हत्या उस पूरे वक्फे में हुई। इसी वक्फे में इससे बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों की हत्या हुई, लेकिन पॉपुलेशन परसेंटेज भी उनका बहुत ज्यादा था। तो उस फियर साइकोसिस के चलते एक उनके साथ ये हुआ कि हम यहाँ से निकल। जगमोहन साहब जनवरी में आते हैं, 19 जनवरी को आते हैं, और मार्च के आसपास आप देखते हैं 19-20 जनवरी में जुलूस निकलते हैं और बहुत भयानक जुलूस निकलते हैं। हालांकि बहुत सारे मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, खेमलता वकलू का, अपना खेमलता वकलू वहां मिनिस्टर थी, उनका लिखा हुआ है, विजय बकाया का लिखा हुआ है। ये लोग बताते हैं कि उन रातों को कोई हत्या नहीं हुई थी। नारे लगे थे, बहुत ऑफेंसिव नारे लगे थे, लेकिन हत्याएं नहीं हुई थी। लेकिन मार्च आते आते स्थिति ऐसी बनने लगी कि लोगों का पलायन शुरू हो गया। अब ये सोचना चाहिए कि इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ। तो जाहिर तौर पे जगमोहन का जो पूरा तरीका था काम करने का, उसमें एक तो गुस्सा जो था उसको बढ़ाया उन्होंने, दूसरी तरफ पंडितों के बीच जो डर था उसको बढ़ाया। बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते या फिर ये कहते कि आप छोड़ के मत जाओ, इस बात के बीसियों सबूत हैं, सैकड़ों लोगों ने लिखा हुआ है इस पर, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी कि उनको बाकायदा प्रमोट किया गया इस बात के लिए कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी प्लानिंग थी कि पंडितों को निकलवा के मुसलमानों का मैसाकर करें। मैं इस तरह का कोई आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में रोककर सुरक्षा प्रोवाइड करने की जगह निकल जाने की, अब जब वो निकल के गए तो अपनी जो चाबियां थी वो अपने पड़ोसियों को देके गए थे। कोई ये नहीं गया था कि लौट के नहीं आना है, सबको लगता था कि हालात कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे। लेकिन हालात नहीं ठीक हुए
और 94 95 आते आते आप देखते हैं उनके पास जम्मू में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने का, मकान खरीदने का दबाव था और उनके समझ में आया कि शायद अब लौटना मुमकिन ना हो, तो बड़ी संख्या में मकान बेचे गए, डिस्ट्रेस सेलिंग हुई, औने पौने दाम पे बेचे गए। और फिर उसके बाद स्थितियां ऐसी बिगड़ती चली गई कि वापस जाने का मामला बना नहीं। उस बीच में ये भी हुआ कि बहुत सारे कश्मीरी पंडित बहुत सारी जगहों पे अच्छे से बस गए, नौकरियां मिल गई या फिर अपना बिजनेस चला लिया या जो भी कर लिया, तो अब उनके लिए लौट के जाने का कोई खास मतलब भी नहीं है। जी। और जिस तरह का फियर साइकोसिस का जिक्र आपने किया है कि आपको लग रहा है ये फिल्म देखकर और उसके साथ का माहौल देखकर कि उसी को अब एक नए सिरे से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, एक अगर इसे कॉम्प्रिहेंसिव एक फिल्म को अगर हम एक बड़ी पिक्चर में देखें, एक बड़ी तस्वीर इसकी देखें कि ये कहाँ पर फिट हो रही है, जैसे धर्म संसद देखी, उसके बाद अब ये फिल्म आ गई और लगातार ऐसी चीजें आ रही हैं, तो क्या आप मानते हैं कि एक लार्जर एक पैटर्न है यहाँ पर जो चला आ रहा है और उसके तहत ये फिल्म रिलीज की गई? बिल्कुल। आप देखिए कि कश्मीरी पंडित अगर घाटी में वापस लौटेंगे तो उनको किस चीज की जरूरत है? दो चीजों की जरूरत है। एक तो घाटी पीसफुल हो ताकि अपना बिजनेस, अपना जॉब, या अगर वहां पे जमीन खरीद के मकान लेके, और जैसे हम लोग हैं अपने घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जब चाहे तब लौट के जा सकते हैं। इस तरह का कोई भी सेटलमेंट तभी हो पाएगा जब वहां पे पीसफुल शांति हो और जो उनके हमसाए हैं, जो पड़ोसी हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं। ये फिल्म इस तरह की दोनों संभावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की जो कोशिशें की जा रही हैं उसका ही एक हिस्सा है। जो पैटर्न आपने बताया, चाहे वो धर्म संसद की हेट स्पीचेज हो या उसके बाद सारी चीजें चल रही हो या ये फिल्म आई हो, ये पूरा पैटर्न है देश को और ज्यादा कम्युनलाइज करना, लोगों के इमोशंस को टच करके, क्योंकि लोग कश्मीर की हिस्ट्री नहीं जानते, लोगों ने सिर्फ सुना है, लोग कश्मीर के बारे में नहीं जानते, लोगों को ये पता नहीं कि वहां की पॉलिटिक्स पिछले 50 साल कैसे चली है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फिर कुछ अखबारों से जो खबरें मिलती हैं उससे लोग अपने परसेप्शन बनाते हैं। तो ये फिल्म जो है उसी परसेप्शन को, कम्युनलाइजेशन का जो परसेप्शन है, उसी को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करती है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि देश में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का पूरा माहौल है, उस माहौल को और ज्यादा मैं कहूंगा कि और ज्यादा गंदा बनाने का जो एक काम है वो ये फिल्म कर रही है। जी। और आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी ने ये फिल्म देखी है तो किस तरह का मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे, और साथ ही कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए कश्मीरी पंडितों के लिए, और जिस तरह से आपने बोला कि जरूरी है कि वहां पर शांति का माहौल हो, नेबर के साथ अच्छा माहौल हो, पर सरकार की तरफ से क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए और आगे की दिशा क्या होनी चाहिए, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को भी और उन लोगों को भी जो ये फिल्म देख रहे हैं और उसको एक तरह से अल्टीमेट ट्रूथ मान रहे हैं, सच्चाई मान रहे हैं, तो उसे किस तरह से देखना चाहिए लोगों को? मैं तो यही कहूंगा कि आप कश्मीर की हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए। बहुत सारी किताबें, मेरी किताबें मत पढ़िए, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आप कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं जो ऑथेंटिक हिस्टोरियंस ने लिखा है। एक बार कश्मीर चले जाइए, घुमाइए, देखिए क्या कंडीशन है वहां की। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के वापसी का सिर्फ एक तरीका है कि वहां शांति हो, रोजगार के अवसर हो और दोनों समुदायों के बीच में अच्छे रिश्ते बने। ये सारा कुछ जो हो रहा है वो इसके उलट हो रहा है। देखिए वहां पे आज भी 800 कश्मीरी पंडित परिवार रहते हैं। जो मैंने कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति का नाम लिया, वो वहां पे रहने वाले जो रेजिडेंट पंडित्स हैं उनका संगठन है जी। आप उनसे बात कीजिए। आपको मैं बताऊं कि अभी थोड़ा वक्त गुजरा है जब उन्होंने अपनी कुछ जेन्युइन मांग्स के लिए जो पीएम पैकेज मनमोहन सिंह ने दिया था उसमें अपनी हिस्सेदारी के लिए वो हाईकोर्ट तक गए थे। हाईकोर्ट से फैसला आ गया, फैसला आने के बाद भी वो लागू नहीं हो रहा है। उसके लिए वो आमरण अनशन पे बैठे थे और कोई उनका सपोर्ट करने के लिए नहीं गया, ना नॉन रेजिडेंट पंडित्स गए और ना ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज गई, ना ही प्रेस गया हमारा। तो कश्मीरियों की चिंता कश्मीरी पंडितों की चिंता किसी को नहीं। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि कश्मीर में आप किसी भी घर में, तीसरे घर में, दूसरे घर में चले जाइए, आप उससे बात करना शुरू कीजिए। जो 90 के बाद का पूरा दौर चला है उसमें कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं और बाकी लोगों को छोड़ के हर घर ने दर्द झेला, हर कश्मीरी ने दर्द झेला। आप जब तक ये अप्रोच लेके चलेंगे कि भाई जो कश्मीरी पंडित है वो तो हमारा है, जो कश्मीरी मुसलमान है वो दुश्मन है, आप आर्मी के ताकत के, हमारी आर्मी शानदार है, उसके ताकत पे जब जितना भी कश्मीर को अपने साथ हम रख ले, लेकिन कश्मीरियों को हम लगातार दूर करते जाएंगे। और हिस्ट्री बताती है कि पुराने जख्मों को कुरेदने से कभी कुछ नया नहीं हुआ है, बल्कि जो कुछ हुआ उससे सबक लेके रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस होता है, एक दूसरे से बात कराने का जो प्रोसेस होता है, चीजों को भूल के आगे बढ़ने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस से कश्मीर में शांति आ सकती है और कश्मीरी पंडित वापस लौट सकते हैं।
तो इस समय जरूरत इस तरह के प्रोसेस की थी, जरूरत इस बात की थी कि कश्मीरी पंडितों को वहां सेफ फील कराया जाता, लेकिन जो हो रहा है वो उसका ठीक उल्टा हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कश्मीरी पंडित वापस जाए। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चीज को, इस फिल्म को एक पर्सपेक्टिव देने में, एक दिशा देने के लिए और अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। धन्यवाद। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.